नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी आज आपके समक्ष जीव विज्ञान के एक और अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। ये प्रथम इकाई का अध्याय है जनन एवं स्वास्थ्य। परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं जनन एवं स्वास्थ्य अध्याय। इसके मुख्य बिंदु। जनन एवं स्वास्थ्य वास्तव में होता क्या है, ये जो अध्याय है ये क्यों इस सिलेबस में डाला गया है, इसके जो सामान्य परिचय है इसके बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से क्या क्या कार्यनीति की जा रही हैं, क्या क्या कार्यनीति बनाई गई हैं और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। जनसंख्या स्थिरीकरण और जन्म नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, इस मुद्दे पर भी हम इस अध्याय में बात करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और उनकी क्या क्या विधियां हैं, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है। जनन स्वास्थ्य का मतलब जनन संबंधी जो समस्याएं हैं या जनन संबंधी जितनी भी बातें हैं उन सब के प्रति जागरूकता या समझ विकसित करना। हमारे समाज में जनन को लेकर ये माना जाता है कि इस पर कोई चर्चा करना एक बहुत अलग विषय माना जाता है, लेकिन वास्तव में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ चर्चाएं, स्वस्थ जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो स्वस्थ चर्चाएं हैं वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए इस विषय को आपके इस सिलेबस में डाला गया है, इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि हमारे जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी होते हैं वो किशोर अवस्था के विद्यार्थी होते हैं और उनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं जिनको कि वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाते, किसी से जान नहीं पाते, और जो ऑथेंटिक नहीं है उन रिसोर्सेज के थ्रू वो उनको जानने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत हो। तो क्या जनन स्वास्थ्य है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वास्तव में भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है और रिप्रोडक्शन के प्रति या सेक्स के प्रति स्वस्थ मानसिकता रखता हो, वो सारी बातें जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं, जो कि हमारे किशोरों में पाए जाते हैं, जो कि एक जिज्ञासा का बहुत बड़ा कारण होते हैं, और इसी अवस्था में उनमें कई शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं और कई बार मानसिक तूफान भी उनके दिमाग में आते हैं। तो ये सारी बातें जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर जो है उनको पूर्ण करने के लिए या उनकी समझ विकसित करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हैं। अब हम बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो एनजीओज़ हैं वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत पहले से ही संचालित है, जिसमें कि जनन स्वास्थ्य को लेकर भी कई सेशंस होते हैं, कई बातें बताई जाती हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम भी कई जगह आयोजित किए जाते हैं, और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो इन सब कार्यों को बहुत बखूबी करता है। हमारी जो आंगनबाड़ियाँ हैं, बालवाड़ी हैं, आंगनबाड़ियों में भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक जागरूकता होती है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, बाल स्वास्थ्य के बारे में चर्चा, परिवार नियोजन के बारे में चर्चा, जब ये सारी बातें नहीं थी, तो मृत्यु दर
चाहे हम बच्चे की देखें या हम किसी महिला की देखें, तो जन्म समय बच्चों की भी मृत्यु दर बहुत अधिक थी और महिलाओं की भी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। उसके बहुत सारे कारण थे और इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कई मुद्रित सामग्री भी इन केंद्रों से वितरित की जाती है। एनजीओज भी इसमें मदद करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, कई नुक्कड़ नाटक महिलाओं में इसके प्रति, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए होते हैं कि उनको फैमिली प्लानिंग के लिए उनको तैयार करना, मेंटली उनके हस्बैंड को और महिला को दोनों को तैयार करना, ये कार्यक्रम एनजीओज जो हैं वो करते रहते हैं। इसके अलावा विद्यालयों में यौन शिक्षा के बारे में भी बच्चों को बताने के लिए कई सेशंस होते हैं। कई एनजीओज जो हैं वो आते हैं और बच्चों की जिज्ञासाओं को वो शांत करते हैं, पूरा करते हैं, जिससे कि उन्हें सही सही जानकारी मिल सके। विवाह योग्य आयु वाले लोगों को शिक्षित करना, जन्म नियंत्रक विकल्प, जो बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी ऐसे एड्स हैं जिसके द्वारा कि हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और जिनको कि हम जो है मार्केट में भी अवेलेबल हैं, हम डॉक्टरी सलाह पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसवोत्तर माँ और बच्चे में के देखभाल, लड़का और लड़की में जो भेदभाव है वो उस ना हो और उनमें समानता का भाव आए, जनसंख्या वृद्धि में होने वाली समस्याओं और सामाजिक उत्पीड़न और यौन संबंधित अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि इन्हें रोका जा सके। वर्तमान में समाज हम देखते हैं कि किस ओर जा रहा है। हम एक स्वस्थ मानसिकता के साथ में ये जो जनन स्वास्थ्य संबंधी बातों को सामने रखेंगे तो हमारा युवा जो है वो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से स्वस्थ भी बनेगा। उपरोक्त जानकारी से ही हम सामाजिक रूप से और जननात्मक रूप से स्वस्थ परिवारों का और स्वस्थ परिवेश का भी हम निर्माण कर सकते हैं। अगला है जनसंख्या स्थिरीकरण और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या स्थिरीकरण के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन में रहन सहन की बेहतर परिस्थिति होने के कारण जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि को बढ़ावा मिला है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मुख्य रूप से क्या बात आती है? जनसंख्या दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी और जनन आयु की जो संख्या है उसमें वृद्धि। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि के दर में कमी आई है, लेकिन हमारी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लघु परिवारों को बढ़ावा देना, बहुत सारे जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, चाहे हम न्यूज़पेपर देख लें, चाहे हम अपनी टीवी देख लें और मीडिया के माध्यम से इस तरह का लघु भारत को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना, संचार माध्यमों के विज्ञापनों के माध्यम से छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के जो नारे हैं उनके द्वारा जागरूकता पैदा की जा रही है। अब हम बात करते हैं जन्म नियंत्रण की विधियों के बारे में। एक आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो आसानी से उपलब्ध भी हो, प्रभावी भी हो और कम से कम दुष्प्रभाव उसका शरीर पर पड़े। तो इसकी जानकारी भी होना बहुत अधिक आवश्यक है। ये जानकारी पुरुष और महिला दोनों को ही होना आवश्यक है, जिसको कि वो अपने आसपास के नज़दीकी हॉस्पिटल से अस्पताल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। गर्भ निरोधक जो हैं उनकी दो कैटेगरी हैं। एक तो प्राकृतिक परंपरागत विधि और जो है वो है मेथड, जिसमें कि पहला है रोध। जो प्राकृतिक विधि है उसमें रोध जो है जिसमें कि यदि संतानोत्पत्ति नहीं
की जानी है तो कई प्रकार से रोध का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जो है अगला है अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि यूटेराइन में कई सारी ऐसी डिवाइस हैं जो कि यूटेराइन में स्थापित कर दी जाती हैं, जिससे कि निषेचन की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। कई ओरल पिल्स हैं, आपके पुस्तक में एक पिल का नाम दिया हुआ है सहेली, जो वो भी बहुत अधिक इस्तेमाल की जाती है और इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला है टीके के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक जो मेडिसिन्स हैं उनको टीके के फॉर्म में, या कुछ केमिकल्स हैं जिनको टीके के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। शल्य क्रिया विधि, हम सर्जरी के माध्यम से भी बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो विधि है वो है प्राकृतिक विधि। तो आप सभी मालूम है, आपको सभी को पता है, महिलाओं में जो है वो माहवारी का चक्र होता है जो 28 दिन का होता है। उसमें ये जो डेज हैं इनके बीच में यह गर्भधारण की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि इन दिनों के बीच दौरान यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर गर्भधारण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। स्तनपान कराने के दौरान भी गर्भधारण की संभावनाएं कम होती हैं। अब बात करते हैं रोधी विधियों में। तो रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जा सकता है। ये दोनों के लिए उपलब्ध होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। भारत में दूसरी विधि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। यह डिवाइस डॉक्टर या नर्स की सलाह पर उन्हीं के द्वारा ही स्थापित की जाती है। आजकल जो यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो प्रचलन में हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर आपके पुस्तक में भी ये दिया हुआ है और इस पर जो प्रश्न आते हैं 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इनके जो शॉर्ट टर्म हैं जैसे IUD, इनको इलाबरेट करने के लिए भी कहा जाता है। केवल 2 इनके शॉर्ट फॉर्म दिए जाते हैं, उनको उनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं और 2 नंबर का प्रश्न हल हो जाता है। तो इस तरह से आप इस अध्याय में जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं उन सबके इलाबरेट फॉर्म आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। औषधि रहित IUD, तांबा मोचक IUD, हार्मोन मोचक IUD और मुखीय निरोध, ये युक्तियाँ आजकल उपाय की जाने लगी हैं। शल्य क्रिया के माध्यम से ये बहुत कॉमन प्रोसेस है जिसको कि आम भाषा में नसबंदी कहते हैं। पुरुषों में शल्य क्रिया के माध्यम से वेसेक्टोमी की जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें ये जो शुक्र नलिका है उसको काट दिया जाता है और दोनों तरफ से मोड़कर ऐसे टैग कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बनते तो हैं, शुक्राणु बनते तो हैं, लेकिन आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बहुत कॉमन विधा है जिसके द्वारा, जिसको कि हम वेसेक्टोमी कहते हैं, और उसमें शुक्र नलिका जो है उसको काटकर बांध दिया जाता है। अगला है ट्यूबेक्टोमी, इसमें नलिका उच्छेदन हम इसको कहते हैं। इसमें अंडवाहिनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र है, इसमें ये अंडवाहिनी है पूरी, ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी को कट कर दिया, उसको फोल्ड करके उसको धागे से बांध दिया जाता है और ये विधि, इस विधि के द्वारा भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बाधित होती है। सभी गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव और उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सकीय कर्मी या विशेषज्ञ के परामर्श से किया जाना चाहिए। इन विधियों के व्यापक प्रयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित विधि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब एक बात यहाँ पर और आती है जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, MTP, इसका फुल फॉर्म लिखिए। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही मेडिकली या चिकित्सा के तरीके से यदि किसी भी गर्भस्थ शिशु को
बाहर निकाल दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, तो उसको एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह की अवधि में कराया गया गर्भपात सुरक्षित होता है। यदि बहुत अधिक समय हो जाता है तब क्योंकि शिशु गर्भ में डेवलप हो जाता है और उस समय माता को भी और शिशु को भी और बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए 12 सप्ताह की अवधि इसके लिए एमटीपी के लिए सही मानी गई है। सरकारी अस्पतालों में इसकी मुफ्त व्यवस्था है। और लेकिन यदि बच्चे में कोई आनुवंशिक बीमारी है, गर्भस्थ शिशु में कोई आनुवंशिक बीमारी है, यदि वो किसी रोग से ग्रसित दिखाई दे रहा है या कोई विकलांगता उसमें दिखाई दे रही है सोनोग्राफी के बाद में, तब ये डॉक्टर ये सलाह देते हैं। अन्यथा ये जो अबॉर्शन की प्रोसेस है ये गैर कानूनी है। भारत में ये गैर कानूनी है। यौन संचारित रोग, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। यौन संचारित रोग वो रोग होते हैं कि जो कि यौन क्रिया के द्वारा एक मेल या फीमेल के द्वारा एक दूसरे में संचारित हो जाते हैं। ऐसे रोगों को यौन संचारित रोग कहा जाता है। ये रोग हैं, इनके नाम हम देख सकते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, फिर ट्राइकोमोनासिस, फिर जेनाइटल वर्ड्स, लैंगिक मसे, एड्स और यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी। ये दो जो बीमारियां हैं ये इनसे आप भली भांति परिचित हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कि मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ये जो दो बीमारियां हैं इनसे बचा जा सकता है असुरक्षित यौन संबंध स्थापित न करके। कभी भी ये जो रोग हैं ये असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ये रोग भी इसी तरह से ही संचारित होने वाले रोग हैं। इनका इलाज करना संभव हो जाता है, लेकिन ये दो इतने गंभीर रोग हैं कि ये असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा आपको मृत्यु तक भी पहुंचा सकते हैं। अब इन संक्रमणों से बचाव के जो उपाय हैं वो भी आप जानते ही होंगे कि हम जो हैं वो उन रोधों का इस्तेमाल करें जिसके के कारण हम फर्टिलाइजेशन की या फिर कोई भी स्त्री पुरुष फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से बच सके। तो बहुत सारे ऐसे रोध मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके के द्वारा हम और कुछ का हम जिक्र कर भी चुके हैं। तो आप इसको और देख लेंगे। अब आता है बंध्यता, जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। ये कई जो कपल्स हैं, कई स्त्री पुरुषों के लिए ये एक बहुत अभिशाप के रूप में सामने आता है, क्योंकि हमारे यहाँ और स्त्रियों के लिए खासकर, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा समाज जो है वो अधिकांश तौर पर स्त्रियों को ही दोषी मानता है यदि उसको कोई वो संतति उत्पन्न नहीं कर पाती है। उसको यदि कोई बच्चा पैदा नहीं होता है तो स्त्रियों को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन उसके और भी कारण हो सकते हैं। स्त्री के अलावा पुरुष भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण कि ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, बंध्यता से की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए आजकल बहुत आधुनिक तकनीकें विकसित हो गई हैं, जिसके माध्यम से जो है वो स्पर्म या ओवम दोनों ही निर्मित न करने वाले जो स्त्री पुरुष हैं वो भी संतति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस बारे में जानते हैं, आगे पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी तकनीक हैं जिनकी सहायता से हम ये संतति उत्पन्न कर सकते हैं आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से। वो मेथड्स हैं, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं IVF।
आजकल हम देख रहे हैं आईवीएफ के लिए बहुत सारे, केवल इसी पर्पस से इनफर्टिलिटी के जो मरीज़ हैं, इनफर्टिलिटी की जो बात है उसका निराकरण करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस कार्य को कर रहे हैं, और वो आईवीएफ हॉस्पिटल्स के नाम से भी हम देखते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो स्थिति है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर का जो यूटेरस का अंदर का पीएच है, वो सारी स्थितियां उत्पन्न करके शरीर के बाहरी निषेचन कराया जाता है, जिसके बाद भ्रूण को मादा के गर्भाशय में, यूटेरस में स्थानांतरित किया जाता है। और इस विधि को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम आईवीएफ भी कहते हैं, पात्र निषेचन भी कहते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तीनों में से कुछ भी प्रश्न आता है, आंसर आपको यही लिखना है। फिर दूसरा आता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको हम ZIFT भी कहते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसको इलॉबरेशन में भी पूछते हैं, इसको भी विस्तारित रूप, आईवीएफ का विस्तारित रूप लिखिए, ZIFT का विस्तारित रूप लिखिए, तो इसका फुल फॉर्म लिखने पर भी आपको अंक मिलेंगे। तो आप इनके फुल फॉर्म भी याद कीजिए, शॉर्ट फॉर्म भी याद कीजिए। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में, इस विधि में जाइगोट के 8 ब्लास्टोमियर के विकास के बाद उसे अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब ब्लास्टुला अवस्था में, ब्लास्टुला 8 कोश की अवस्था में होता है, उस समय हम क्या करते हैं कि इस जाइगोट को माता की अंडवाहिनी में रोपित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। अगला है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT। इस विधि में भ्रूण में 8 ब्लास्टोमियर विकसित होने के बाद इसे सीधे यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोनों विधियां अलग अलग हैं, ZIFT और IUT। दोनों में भ्रूण तो 8 कोशिकीय ब्लास्टोमियर का रहेगा, लेकिन ZIFT में ये अंडवाहिनी में रोपित करेंगे, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र में ये सीधे गर्भाशय में ही रोपित कर देते हैं। तो ये फ़र्क है। फिर आता है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जब महिला अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। मतलब उसका यूटेरस तो काम करता है, लेकिन उसकी ओवरी काम नहीं करती। उसकी ओवरी जो है वो अंडे निर्मित नहीं करती, लेकिन उसका यूटेरस प्रॉपरली वर्क करता है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये तकनीक काम में आती है। और इसमें दाता से अंडाणु को लिया जाता है, एग को लेते हैं, एग एक गैमिट है, गैमिट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गैमिट को लेकर स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने के बाद में वहाँ पर आसानी से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और वो स्त्री जो कि जिसकी ओवरी फंक्शन नहीं करती, जिसमें कि ओवम का निर्माण नहीं होता, वो भी संतान को उत्पन्न कर पाती है। अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, तो यह है ICSI। इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में निक्षेपित किया जाता है। फिर एक और विधि है जिसका नाम है कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। इसमें पति या जो सीमेन दे रहा है, जो स्पर्म को डोनेट कर रहा है, दाता से शुक्राणु लेकर स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये सारी मतलब टेक्निक्स हैं जो कि बंधीकरण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जनन एवं स्वास्थ्य के अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, और आगे आपकी परीक्षा के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।